हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास है कक्षा 9 एनसीईआरटी जिसका नाम है कृतिका। आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग दो क्लास पढ़ चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जल प्रलय, इस जल प्रलय में, ठीक। और दूसरे क्लास में हम लोग पढ़े हैं मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग था। आज हम पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। ये एकांकी है, ठीक, ये एकांकी है। तो जो लोग वो दो क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और आज का ये जो क्लास है ये तीसरी क्लास है। कृतिका पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 1, जो कि कक्षा 9 की है। एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और वैसे इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कह रहा है, बिछा दूँ साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। नौकर, तख्त बिछाता है, ही कर रहा है। बाबू हंसता क्यों है। अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए, ठीक, क्योंकि उनके घर में मेहमान आने वाले हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है बाबू साहब के इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। यहाँ जो प्रेमा है वो रामस्वरूप की पत्नी है। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी है, ठीक। और ये जो नौकर है वो रामस्वरूप और प्रेमा का नौकर है। आगे फिर और नाम आएगा, उसके बारे में बताऊंगी। हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था, रतन। रतन नौकर का नाम है, ठीक। प्रेमा, यही तो कह रहा था, रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांगला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उसी में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते हैं नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, आ ई पढ़ ली। कहने का मतलब आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली,
और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी पत्रिका थी, हुआ करती थी, उसके बारे में कह रही है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, तो दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रही। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। उमा रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी रहती है, जिसको लड़के वाले देखने आते हैं, ठीक है, आने वाले होते हैं। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो अब उसकी वहाँ कर रही कि तुमने उसको पढ़ा लिखा दिया है, इसीलिए वो बेईमान हो गई है। उस अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कोई नहीं जानता, आगे पता चलेगा। रामस्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला इधर। रतन नौकर रहता है। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। बिछाने के लिए नौकर को पकड़ा रहा है, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं, देखने वाले आ रहे हैं, इतना सारा यहाँ पे इंतजाम हो रहा है। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। गोपाल प्रसाद, जिस लड़के से शादी करनी है उस लड़के का पिता रहता है, जिसका नाम रहता है गोपाल प्रसाद। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ऐसा अभी भी होता है, खुद पढ़ लिख लेते हैं और बोलते हैं पढ़ी लिखी ना हो। अगर पढ़ी लिखी हो भी तो घर के संस्कार आने चाहिए, घर के काम आने चाहिए, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। बाकी भाई मेरे अंदर भले कुछ ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप कहता है, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाले, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा,
यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेम आ जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठा कर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तखत। रामस्वरूप हाँ हाँ आइए आइए, हाँ हाँ। जब वो लड़के वाले आते हैं तो रामस्वरूप कहता है हाँ 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 आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों में लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप पूछता है गोपाल से कि मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप कहता है हाँ हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हाँ 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 यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अंग्रेजी पे अंग्रेजी झाड़े जा रहा है। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप जी हाँ उस जमाने की बात तो दूसरी थी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर बिजनेस? बीज समझकर ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। बिजनेस मतलब जो जिस काम के लिए वो लोग आए हैं शादी के लिए, उसकी बात करने के लिए कहते हैं। उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप हाँ तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। अक्सर बेटी वाले ऐसे ही कहते हैं कि आप इतने बड़े हैं, मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरी तकदीर है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखा कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप हाँ कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खखार कर सुना है, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले,
पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़े। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि ये हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या? जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा जनपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरानी तो करानी नहीं, कोई नौकरी, सॉरी। शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा, कोई नौकरी थोड़ी ना करानी है, नौकरानी तो बनानी है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। गोपाल प्रसाद इतना कहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ। आगे क्या कहते हैं वो लोग? शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट ही नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। उमा यानी रामस्वरूप की बेटी, जिसकी शादी तय करनी है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यही, हाँ हाँ, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? अच्छा, वो चश्मा लगा के आइए। रामस्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है?
रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सीता रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, पेंटिंग भी आनी चाहिए, सिलाई भी आनी चाहिए, गाना भी आना चाहिए, सिंगिंग, और देखिए आगे क्या क्या होता है। रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अपने आप को कुर्सी मेज बता रही है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। आगे क्या कहते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो वहाँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर कहता है बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अपनी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर जिससे उसकी शादी होनी थी वो बोल रहा है बाबूजी चलिए, इसलिए कर रहा है कि बाबूजी चलिए क्योंकि यहाँ पे भंडा फूट जाएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप रहता है। उमा कहती है जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा अपनी बेटी को बोलते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ, बेत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ़ो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यहीं से यह शीर्षक उठाया गया है, रीढ़ की हड्डी। घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर थम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उनकी माँ। प्रेमा कहती है उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है, नौकर। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। ये एकांकी बहुत ही मार्मिक है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एकांकी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं नीचे प्रश्नोत्तरी, उसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।